गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है बेटा आप सबका। जो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी की ये फ्री क्लासेस का सेशन चल रहा है बेटा, उन सब में आप सबका स्वागत है बच्चों। गुड इवनिंग टू ऑल। सब जुड़ जाइए बेटा, इस लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या आने वाले नोट सेट या नर्सिंग से रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसके साथ ये लिंक शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस क्लास का लुफ्त ले सके। गुड इवनिंग टू ऑल बच्चों। गुड इवनिंग जुड़ जाइए बच्चों सब। जो लास्ट सेशन को जहां खत्म किया था बेटा, कल अपना लास्ट सेशन बहुत धमाकेदार सेशन हुआ था। उस धमाकेदार सेशन को जहां पर खत्म हुआ था बेटा, बहुत सारी की इंपॉर्टेंट चीजें सीखी थी अपन ने लास्ट क्लास से, उसी क्लास को आज कंटिन्यू करते हैं और आज का एक नया टॉपिक लेते हैं बेटा। शिवानगी नर्सिंग एकेडमी जो ये ऑनलाइन स्पेशल क्लासेस चला रही है बच्चों, ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इन क्लासेस सारी क्लासेस इवनिंग में अवेलेबल होगी बेटा, तो ये क्लासेस आप जरूर जुड़े जिससे कि आपको ये जो तैयारी कर रहे हो आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वो सबसे बेहतर हो सके। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। आज अपन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या रहेंगे अपने, तो आज कुछ चीजें डिस्कस करेंगे अपन जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ेंगे बेटा आज पढ़ेंगे अपन बच्चों दो डिसऑर्डर, उसका बेसिक पढ़ेंगे बेटा, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या देखने को मिलते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। एक है बेटा नेफ्रोटिक सिंड्रोम और एक होता है बेटा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बेटा। दोनों डिसऑर्डर से बहुत सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा इन 200 डिसऑर्डर से। दोनों रीनल डिसऑर्डर के पार्ट है बेटा। रीनल सिस्टम के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, वो लास्ट क्लास अपन ने ली थी बेटा। लास्ट स्पेशल क्लास आप देख सकते हो यूट्यूब पर अवेलेबल है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो डिसऑर्डर पढ़ना है बेटा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे अपन आज डिस्कस कर लेंगे। तो बिना कहीं ध्यान गंवाए बेटा, यहीं पर स्क्रीन पर ध्यान रखो और एक पेपर पेन लेके बैठ जाइए। ये डिसऑर्डर सोल्व करने वाले बेटा नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या होते हैं। तो जो कल अपन ने डिस्कस किया था बेटा, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर वापस अगर अपन याद करें तो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर डिस्कस करी बेटा। अपन ने बताया था कि नेफ्रॉन के सबसे आगे वाला पोर्शन, नेफ्रॉन का सबसे आगे वाले पोर्शन को क्या नाम दिया था बेटा अपन ने, नेफ्रॉन के सबसे आगे वाले पोर्शन को अपन ने नाम दिया था बच्चों, सब जुड़ जाइए बेटा। गुड इवनिंग टू ऑल। इस वाले पोर्शन को अपन ने नाम दिया था बेटा ग्लोमेरुलस। क्या नाम दिया था बच्चों, ग्लोमेरुलस। फिर अपन ने आगे बढ़े थे बेटा, इस वाले पोर्शन को नाम दिया था अपन ने बाउमैन कैप्सूल। क्या नाम दिया था बेटा, बाउमैन कैप्सूल। फिर उसके आगे बेटा इस वाले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को अपन ने नाम दिया था पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर आगे वाले पोर्शन को अपन ने नाम दिया था बेटा लूप ऑफ हेनले। क्या नाम दिया था बच्चों, लूप ऑफ हेनले। कल की क्लास अपन ने ली थी अच्छे से। तो नेफ्रॉन के पार्ट होते बेटा, आगे वाले पोर्शन को अपन ने बोला था ग्लोमेरुलस, इस वाले पोर्शन को अपन ने बोला था बेटा बाउमैन कैप्सूल, इस वाले पोर्शन को बोला था पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इस वाले पोर्शन को बोला था बेटा लूप ऑफ हेनले, और फिर आगे वाले इस पोर्शन को बोला था अपन ने डीसीटी यानी डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, और फिर इस वाले पोर्शन को अपन ने बोला था बेटा, क्या बोला था, कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोला था बेटा, कलेक्टिंग डक्ट बोला था। तो दीज आर द पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं जो अपन ने डिस्कस किए थे। गुड इवनिंग। जो भी बच्चों ये देख रहे हो ये क्लास, उसकी क्लास का लिंक जो बेटा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जिससे कि वो भी इस क्लास का फायदा ले सके और इस क्लास से आने वाले एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं या आने के चांसेस है बेटा, वो उसके सही हो सके। तो ये अपन ने डिस्कस किया था बेटा, किसकी स्ट्रक्चर है, ये नेफ्रॉन की नॉर्मल स्ट्रक्चर है। किसकी स्ट्रक्चर है बेटा, नेफ्रॉन की ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, बहुत बार क्या देखने को मिलता है, होता क्या है बेटा, ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन में आगे वाला पोर्शन है ग्लोमेरुलस, क्या होता है बेटा, ये ग्लोमेरुलस क्या हो जाता है बेटा, डैमेज हो जाता है। ये ग्लोमेरुलस क्या हो जाता है बच्चों, डैमेज हो जाता है। अगर ये पार्शियली डैमेज होता है तो पार्शियली डैमेज होता है जनरली जो आपके बेटा ग्लोमेरुलस है, इस ग्लोमेरुलस में कल अपन ने बात करी थी कि यहाँ पर फिल्टर जाता है, यहाँ पर फिल्टर होने के लिए ब्लड जाता है, और वो किस रेट पे जाता है बेटा, 125 ml पर मिनट के हिसाब से फिल्टर होता है। कैसे होता है बेटा, 125 ml पर मिनट के हिसाब से या 180 लीटर पर डे के हिसाब से इस ग्लोमेरुलर में ब्लड
फिल्टर होने जाता है। तो जनरली ब्लड जब फिल्टर होने जाता है बेटा, तो ये फिल्टर होके आगे क्या बना देता है बेटा, यूरिन बना देता है, और वो यूरिन आगे होके इस किडनी से बेटा रीनल पेल्विस में जाता है। कहाँ जाता है बच्चों, रीनल पेल्विस में जाता है बेटा। रीनल पेल्विस से वो आगे कहाँ चला जाता है, रीनल पेल्विस से आगे चला जाता है बेटा वो यूरेटर में। कहाँ चला जाता है, यूरेटर में। यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से बेटा यूरेथ्रा में। कहाँ चला जाता है बेटा, यूरेथ्रा में। तो जो जनरली यूरिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है बच्चों, यूरिन का फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पर जो ग्लोमुलस है, यहाँ पर ब्लड फिल्टर होने के लिए जाता है, ब्लड फिल्टर होता है ग्लोमुलस में, फिर फिल्टर होने के बाद वो आगे क्या बन जाता है बेटा, यूरिन बन जाता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से होते हुए पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए रीनल पेल्विस में पहुंच जाते हैं बेटा। रीनल पेल्विस से होते हुए आगे अपन ने डिस्कस किया था, रीनल पेल्विस के आगे क्या आता है बच्चों, रीनल पेल्विस के आगे क्या डिस्कस किया था बेटा अपन ने, रीनल पेल्विस के आगे बेटा यूरेटर आता है, यूरेटर के आगे यूरिनरी ब्लैडर आता है, और यूरिनरी ब्लैडर के आगे क्या आता है बेटा, यूरेथ्रा आता है। तो इस प्रकार से आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है और यूरिन इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। लेकिन जनरली आपको पता होना चाहिए कि यूरिन में बेटा क्या क्या चीज नहीं आती है। कभी भी यूरिन में ये जो ग्लोमुलस है बेटा, नॉर्मल कंडीशन में इस ग्लोमुलस में क्या चीज फिल्टर नहीं होती है, तो दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंटली फिल्टर नहीं होती है बेटा। एक तो होती है ब्लड सेल, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट होती है, और एक होती है बेटा प्लाज्मा प्रोटीन। क्या होता है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन। ये दोनों चीजें इसमें फिल्टर कभी भी नहीं होती है। नॉर्मल कंडीशन में ये यूरिन में नहीं पाई जाती है। नॉर्मल अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ग्लोमुलस जो बेटा नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, लूप ऑफ हेनले। हाँ बेटा, ये जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में आगे ग्लोमुलस आता है, फिर बेटा बोमन कैप्सूल आता है, फिर आता है बेटा पीसीटी, फिर आता है बच्चों लूप ऑफ हेनले, फिर आता है बेटा डीसीटी, और फिर क्या आता है बेटा कलेक्टिंग डक्ट, और फिर वहां से यूरिन बन के रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर, और यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ बेटा यूरेथ्रा से होता हुआ बाहर निकल जाता है। नॉर्मल कंडीशन कुछ इस प्रकार से होती है। इस नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी, ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन कभी भी कहां अपीयर नहीं होते बेटा, बोमन कैप्सूल में दोस्तों कभी भी अपीयर ये नहीं होते। ये ग्लोमुलस से होते हुए बोमन कैप्सूल में कभी भी अपीयर नहीं होते। लेकिन अगर किसी कारणवश ये ग्लोमुलस की जो मेम्ब्रेन है बेटा, ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी डैमेज हो जाए, अगर ये ग्लोमुलर मेम्ब्रेन जो है बेटा, ग्लोमेरुलर, ये जो बेटा ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन अगर पार्शियली डैमेज हो जाती है, ये पार्शियली क्या हो जाती है बच्चों, डैमेज हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं बेटा एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा प्रोटीन क्या क्या होते हैं बेटा, ये क्वेश्चन भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से पाए जाते हैं। तो ह्यूमन बॉडी के जो ब्लड है बेटा, उस ब्लड में 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन पाए जाते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है दोस्तों ग्लोबुलिन, और एक होता है बेटा फिब्रिनोजन। तो 3 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं। ये तीनों प्रकार के जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं बेटा, वो कहाँ अपीयर हो जाएंगे, वो अपीयर हो जाएंगे बेटा यूरिन में। कहाँ अपीयर हो जाएंगे, यूरिन में। नॉर्मल कंडीशन में ये अपीयर नहीं होते हैं, लेकिन अगर किसी कारणवश ग्लोमुलर पार्शियली डैमेज हो गई है, तो ग्लोमुलर के पार्शियली डैमेज होने के कारण क्या अपीयर हो जाता है बच्चों, वो अपीयर हो जाता है बेटा, क्या क्या अपीयर हो जाता है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ये क्वेश्चन आपको आ सकता है बेटा कि प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन 3 प्रकार के ह्यूमन बॉडी के ब्लड में पाए जाते हैं। एक होता है एल्ब्यूमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है बेटा फिब्रिनोजन। ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ अपीयर हो सकते हैं, यूरिन में अपीयर हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन में, जहां पर ग्लोमुलर पार्शियली डैमेज हो रही हो। और ये अगर ये यूरिन में अपीयर होंगे, अगर ये प्रोटीन है बेटा, यूरिन में अगर अपीयर होगा, तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीन यूरिया। क्या बोला जाता है, प्रोटीन यूरिया। क्या बोला जाता है, प्रोटीन यूरिया। अगर एल्ब्यूमिन स्पेसिफिकली यूरिन में अपीयर हो रहा है, तो उसको बोला जाता है एल्ब्यूमिन यूरिया। क्या बोला जाता है, एल्ब्यूमिन यूरिया। और एक कहानी और चलती है साथ साथ, होता क्या है जनरली, जो बेटा आपका ब्लड है, ये ब्लड है बेटा आपका, ये जो ब्लड है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। अगर ये आपने समझ ली बेटा, तो बहुत सारी चीजें आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही होने वाले हैं, केवल इस एक कंसेप्ट से। होता क्या है, आपका जो ब्लड है बेटा, वो ब्लड को ब्लड वेसल, ये ब्लड ये क्या है बेटा, ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। तो इस ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर रखने के लिए, इस ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर रखने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, तो ये ब्लड वेसल के अंदर ही रुकेगा। इसके लिए जिम्मेदार होता है बच्चों एल्ब्यूमिन। कौन जिम्मेदार होता है, एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में है, तो ब्लड आपके ब्लड वेसल के अंदर रहेगा। लेकिन अगर किसी कारणवश
अगर किसी कारणवश एल्ब्यूमिन कम होता है तो जो ब्लड है बेटा वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकल के कहां जाएगा बच्चों? टिश्यू के अंदर जाएगा। कहां जाएगा बेटा? टिश्यू के अंदर जाएगा। तो जब भी आपने आगे देखा होगा कि जब भी किसी डिसऑर्डर में एल्ब्यूमिन की कमी होती है, ऐसे डिसऑर्डर जिसमें एल्ब्यूमिन की कमी होती है, तो उस डिसऑर्डर में क्या होता है? एल्ब्यूमिन की कमी के कारण जो ब्लड है बेटा, ये ब्लड वेसल्स में नहीं रुकेगा, वो कहां चला जाएगा? टिश्यू में चला जाएगा। अगर टिश्यू में फ्लूइड बढ़ जाता है, एक्सेसिव फ्लूइड इन टिश्यू, अगर फ्लूइड टिश्यू में बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को बोला जाता है बच्चों एडिमा। क्या बोला जाता है बेटा? एडिमा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एडिमा बोला जाता है। तो ये कहानी है। कहानी ये है कि बच्चों कि जनरली अगर किसी कारणवश ग्लोमेरुलर डैमेज हो गई हो पार्शियली, तो ग्लोमेरुलर पार्शियली डैमेज होती है तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, वो कहाँ अपीयर हो जाएंगे? वो यूरिन में अपीयर हो जाएंगे। अगर वो यूरिन में अपीयर होते हैं तो उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीन यूरिया। क्या बोला जाता है? प्रोटीन यूरिया बोला जाता है। और अगर एल्ब्यूमिन अपीयर हो रहा है यूरिन में तो उस कंडीशन को बोला जाता है एल्ब्यूमिन यूरिया। क्या बोला जाता है? एल्ब्यूमिन यूरिया। क्या बोला जाता है बेटा? एल्ब्यूमिन यूरिया। अगर एल्ब्यूमिन बेटा कहां चला जाएगा? एल्ब्यूमिन कहां चला जाएगा? यूरिन में चला जाएगा तो आपकी बॉडी में क्या कमी हो जाएगी? एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी। उसको बोलेंगे बच्चों हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। और हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया में क्या होता है बेटा? हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया की वजह से क्या होता है? आपका जो ब्लड है वो ब्लड वेसल के अंदर नहीं टिकेगा। कहां जाएगा? टिश्यू के अंदर जाएगा। कहां जाएगा बेटा? टिश्यू के अंदर जाएगा। और अगर ब्लड टिश्यू के अंदर जाएगा तो फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा, और फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे बेटा? एडिमा बोलेंगे। और जनरली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसमें जो एडिमा देखा जाता है बेटा, वो एडिमा कौन सा होता है? जनरलाइज्ड एडिमा होता है। जनरलाइज्ड एडिमा यानी पूरी बॉडी में एडिमा देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में कौन से टाइप का एडिमा देखने को मिलता है? तो जनरलाइज्ड एडिमा देखने को मिलता है। और फर्स्टली वो एडिमा कहाँ देखने को मिलता है? तो आंखों के दोनों तरफ वो एडिमा देखने को मिलता है। उस कंडीशन को बोला जाता है, उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा पेरी ऑर्बिटल एडिमा। क्या बोला जाता है? पेरी ऑर्बिटल एडिमा। कहानी क्या है बेटा? कहानी यह है कि जनरली जो आपका नेफ्रॉन है, उस नेफ्रॉन में अगर नॉर्मल ग्लोमेरुलस है तो उस कंडीशन में दो चीजें अपीयर कभी नहीं होती है ब्लड में, एक तो ब्लड सेल बेटा और एक प्लाज्मा प्रोटीन। अगर किसी कारणवश ये ग्लोमेरुलस पार्शियली डैमेज हो गई है तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये प्लाज्मा प्रोटीन किसमें अपीयर हो जाएंगे? ये प्लाज्मा प्रोटीन जो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन है, ये अपीयर हो जाएंगे आपके यूरिन में। और अगर ये यूरिन में अपीयर होंगे तो उस कंडीशन को बोला जाएगा प्रोटीन यूरिया। क्या बोला जाएगा बेटा? प्रोटीन यूरिया या एल्ब्यूमिन यूरिया। और एल्ब्यूमिन यूरिया अगर प्रोटीन और एल्ब्यूमिन अगर आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा, प्रोटीन और एल्ब्यूमिन अगर आपकी बॉडी से बाहर निकलेगा तो उस कंडीशन में एल्ब्यूमिन आपके ब्लड में कम होगा और उस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। और हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया की कंडीशन में क्या होता है बेटा? ये जो एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन आपके ब्लड को अंदर बांध के रखता है, अंदर बांध के रखता है। और इस अंदर बांध के रखने की कंडीशन को बोला जाता है ओस्मोटिक प्रेशर। क्या बोला जाता है? ओस्मोटिक प्रेशर। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि ह्यूमन बॉडी के ब्लड में ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो ओस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम एल्ब्यूमिन करता है। ये एल्ब्यूमिन इस ब्लड को ब्लड वेसल के अंदर बांध के रखता है। लेकिन अगर किसी कारणवश एल्ब्यूमिन कम हुआ तो ओस्मोटिक प्रेशर भी कम हो जाएगा, और ओस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा तो टिश्यू में बेटा ये एल्ब्यूमिन जो कम हो गया तो टिश्यू में फ्लूइड आना स्टार्ट हो जाएगा, और टिश्यू में फ्लूइड आएगा तो उस कंडीशन को बोलेंगे एडिमा। एडिमा और ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है बेटा, उसमें जो एडिमा देखने को मिलता है वो जनरलाइज्ड एडिमा होता है, और वो भी देखने को मिलता है पेरी ऑर्बिटल फर्स्ट, यानी आंखों के दोनों तरफ सबसे पहले स्वेलिंग देखने को मिलती है। उस कंडीशन को बोला जाता है पेरी ऑर्बिटल एडिमा। उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? पेरी ऑर्बिटल एडिमा। तो कंडीशन क्या पड़ रहा है बेटा? अगर किसी कारणवश ये नेफ्रॉन पार्शियली डैमेज हुआ तो उस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन अपीयर होंगे, और इस प्लाज्मा प्रोटीन में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो उस कंडीशन में देखने को मिलेगा बेटा, उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा? उस कंडीशन में देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया और एडिमा। ये जो चारों सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये जो चारों सिम्टम देखने को मिलते हैं ग्लोमेरुलस के पार्शियली डैमेज होने पर, ये चारों सिम्टम को मिला के कौन कौन से सिम्टम वापस याद करते हैं। क्या सिम्टम बेटा? ग्लोमेरुलर के पार्शियली डैमेज होने से ग्लोमेरुलर क्या हो गई बेटा? ये ग्लोमेरुलर जो है पार्शियली हो गई डैमेज। क्या हो गई? ग्लोमेरुलर पार्शियली हो गई डैमेज। अगर ये पार्शियली डैमेज हुई तो हुआ क्या देखने को मिला? एक तो बेटा प्रोटीन यूरिया। क्या देखने को मिला? प्रोटीन यूरिन में आ गया, उसके कारण उसको बोला अपन ने प्रोटीन यूरिया। और प्रोटीन यूरिया के साथ साथ एल्ब्यूमिन भी यूरिन में आ रहा है, उसको बोला अपन ने एल्ब्यूमिन यूरिया।
इसके अलावा एल्ब्यूमिन अगर यूरिन में आ गया तो उस कंडीशन में ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, उसको बोलेंगे हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया, एल्ब्यूमिनेमिया। फिर बात करते हैं हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया की वजह से ब्लड में जो ब्लड वेसल है उसमें ब्लड नहीं टिकेगा और ब्लड कहाँ जाएगा बेटा, फ्लूइड कहाँ जाएगा, टिश्यू में जाएगा, उसको बोलेंगे एडिमा। ये चारों सिम्टम अगर किसी डिसऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं ग्लोमेरुलर के डैमेज होने के कारण, तो उस डिसऑर्डर को बोला जाता है बच्चों नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक कहानी हो गई। जनरल कहानी क्या होती है, पहली कहानी यहाँ से समझो, यहाँ से अगर आप समझोगे तो ये दोनों डिसऑर्डर आपको आसानी से समझ आ जाएंगे कि ग्लोमेरुलर डैमेज नहीं होता है तो जनरली दो चीज जो ब्लड सेल्स है और प्लाज्मा प्रोटीन है जो कहाँ नहीं अपीयर होते बेटा, यूरिन में अपीयर नहीं होते किसी भी कारणवश। लेकिन अगर किसी कारणवश ये ग्लोमेरुलर पार्शियली डैमेज हो गई है तो प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन में अपीयर होंगे और प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन में अपीयर होंगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा बेटा प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया और एडिमा। ये चारों सिम्टम को मिला के जो चारों सिम्टम को मिला के बोला जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। चारों सिम्टम को मिला के क्या बोला जाता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सिम्टम नहीं है या सिम्टम है। तो चारों सिम्टम अच्छे से याद कर लीजिए। क्या क्या सिम्टम होता है, प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन यूरिया, हाइपो एल्ब्यूमिनेमिया और एडिमा। ये क्लासिकल सिम्टम होते हैं किसके, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। एक कंडीशन अपन ने समझ ली कि ग्लोमेरुलर पार्शियली डैमेज होगी तो ये सिम्टम देखने को मिलेंगे और इस कंडीशन को बोला जाएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। आगे बढ़ते बेटा दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं, दूसरी कंडीशन की तरफ चलते हैं। और जो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेटा आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस दी जा रही है, इन फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में बेटा केवल और केवल एमसीक्यू लाके रटाया नहीं जा रहा है, सारी चीजें आपको कंसेप्चुअल सिखाई जा रही है। अगर आप कंसेप्चुअल स्टडी चाहते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी चाहते हो तो इन चीजों को अच्छे से पढ़ो और समझो जिससे कि एमसीक्यू को आपको रटना नहीं पड़े, एमसीक्यू आप अच्छे से समझ पाओ बेटा। मेहनत अगर आप अच्छे से अभी करोगे तो आने वाले फ्यूचर में आपको उन चीजों में कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर अभी आप इस एमसीक्यू को गाइड से रटने की कोशिश करोगे बेटा तो फ्यूचर में उन जो एग्जाम होएगा उस टाइम आप उस चीजों को भूलने के चांसेस ज्यादा होंगे और अगर भूलोगे तो आपका सिलेक्शन उसी टाइम रुक जाएगा। तो ये बेटा एक कंडीशन हो गई जहां पर ग्लोमेरुलर क्या हो रही थी बेटा, पार्शियली डैमेज हो रही थी। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर मैं क्या मेंशन कर रहा हूँ, पार्शियली डैमेज हो रही है। लेकिन बहुत बार क्या होता है, ये जो ग्लोमेरुलर है बेटा, ये जो ग्लोमेरुलस है ये पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है, ये ज्यादा डैमेज हो जाती है। अगर ज्यादा डैमेज हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन तो आते ही आते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन तो यूरिन में आते ही आते हैं, उसके साथ साथ जो ब्लड सेल्स होती है बेटा वो ब्लड सेल भी किस में आ जाती है, जो ब्लड सेल है बेटा ये ब्लड सेल भी किस में अपीयर होने लग जाती है, ये ब्लड सेल भी यूरिन में अपीयर होने लग जाती है और यूरिन में होते हुए वो रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटर और यूरेटर से होते हुए यूरिनरी ब्लडर और यूरिनरी ब्लडर से होते हुए वो यूरेथ्रा में आ जाती है। तो ब्लड सेल भी अगर यूरिन में आ रही है, अगर किसी कारणवश जो ग्लोमेरुलर है बेटा फुल्ली डैमेज हो गई है, हेवीली डैमेज हो गई है, सीवियर इन्फ्लेमेशन हुआ है, क्या हुआ बेटा, जो ग्लोमेरुलर है, जो ग्लोमेरुलर है फुल्ली डैमेज हो गई है, फुल्ली डैमेज या इसमें क्या हुआ है बच्चों, सीवियर इन्फ्लामेशन हुआ है। सीवियर इन्फ्लामेशन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है कि जो यूरिन है बेटा उस यूरिन में अपीयर होती है दो चीजें, दो प्लाज्मा प्रोटीन तो अपीयर होंगे ही होंगे, प्लाज्मा प्रोटीन तो अपीयर होंगे ही होंगे। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन से होते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन, ये तो यूरिन में अपीयर होंगे ही होंगे। इसके अलावा क्या अपीयर होगा, तो इसके अलावा यूरिन में अपीयर होगा बच्चों ब्लड सेल, क्या अपीयर होगी बेटा, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स कौन सी होती है, इसके रिगार्डिंग भी आपके स्टेट गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्जाम, सीएचओ के रिगार्डिंग एग्जाम जो होते हैं बेटा उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ब्लड सेल ह्यूमन बॉडी के ब्लड में तीन टाइप की सेल्स होती है बेटा, एक होती है रेड ब्लड सेल, एक होती है बेटा व्हाइट ब्लड सेल, एक होती है बच्चों प्लेटलेट्स, क्या होती है बेटा, प्लेटलेट्स। और अगर ये दोनों चीजें यूरिन में अपीयर हो रही है, अगर ग्लोमेरुलर पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, सीवियर इन्फ्लेमेशन हुआ है, उसमें प्लाज्मा प्रोटीन तो अपीयर हो ही रहा है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन तो अपीयर हो ही रहा है और ब्लड सेल भी अपीयर हो रही है, ब्लड सेल भी अपीयर हो रही है, तो उस कंडीशन में क्या बोला जाता है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन अगर अपीयर हो रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन आ रहा है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा प्रोटीन यूरिया। क्या बोला जाएगा बेटा, प्रोटीन यूरिया। क्या बोला जाएगा,
प्रोटीन यूरिया। और अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स अपीयर हो रही है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा बच्चों हीमेचूरिया। क्या बोला जाएगा बेटा? हीमेचूरिया। क्या बोला जाएगा? हीमेचूरिया। और अगर किसी कारणवश किसी डिसऑर्डर में ऐसी कंडीशन आ रही है, प्रोटीन यूरिया के सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, इसके साथ साथ किसके सिम्टम देखने को मिल रहे हैं? हीमोचूरिया के सिम्टम भी देखने को मिल रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। क्या बोला जाता है बच्चों? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। क्या बोला जाता है बेटा? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है बेटा? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस बोला जाता है। गुड्डी चौधरी, वेरी गुड बेटा। ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वेरी गुड बेटा। अगर किसी कारणवश ग्लोमेरुलर पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है तो उस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन यूरिन में अपीयर होंगे, और प्लाज्मा प्रोटीन का यूरिन में अपीयर होना कहलाता है प्रोटीन यूरिया। अगर किसी कारणवश ब्लड सेल भी यूरिन में अपीयर हो रही है तो उस कंडीशन को बोला जाता है बेटा हीमेचूरिया। हीमोचूरिया यानी क्या होता है? यूरिन इन ब्लड इज नोन एज हीमेचूरिया। ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ ले कि यूरिन में अगर ब्लड आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? दैट थिंग इज नोन एज हीमेचूरिया। अगर प्रोटीन यूरिन में आ रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? प्रोटीन यूरिया। दो चीजें ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें, ये प्रोटीन यूरिया और हीमेचूरिया दोनों साथ में देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ग्लोमेरुलर पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, उसमें सीवियर इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। क्या बोला जाता है उस कंडीशन को? ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। जो जनरली कैसे होती है बेटा? ये ग्लोमेरुलर जो नेफ्राइटिस होती है, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस जो कंडीशन होती है बेटा, इस कंडीशन को जनरली क्या होता है, इसमें दो चीजें देखने को मिलती है। एक तो हीमेचूरिया बेटा, हीमेचूरिया देखने को मिलता है, और एक क्या देखने को मिलता है बेटा? प्रोटीन यूरिया। क्या देखने को मिलता है बच्चों? प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है। हीमेचूरिया में यूरिन कैसा दिखागा? यूरिन कैसा दिखेगा? अगर किसी के ब्लड में यूरिन में बेटा ब्लड आ रहा है तो कैसा दिखेगा? तो वो दिखेगा बेटा डार्क कोका कलर यूरिन। कैसा आएगा? डार्क कोका कलर का यूरिन आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप समझ जाओगे कि पेशेंट को क्या हुआ है? हीमेचूरिया हो रहा है। और जनरली ये डिसऑर्डर होता कैसे है? इसका कोज क्या है? मेन कोज क्या है बेटा? तो ये जनरली होता है बच्चों ऑटो इम्यून। क्या होता है? ऑटो इम्यून। अब क्वेश्चन बनता है कि ऑटो इम्यून क्या होता है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बनता है कि ऑटो इम्यून क्या होता है, ऑटो इम्यून क्या होता है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछ ले ऑटो इम्यून क्या होता है, तो ऑटो इम्यून का मतलब होता है बेटा, ऑटो इम्यून दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से वर्ड से मिलकर बना हुआ है? ऑटो और इम्यून, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से दो वर्ड है बेटा? तो दो वर्ड होते हैं बेटा, एक होता है ऑटो यानी सेल्फ, ऑटो यानी क्या होता है बच्चों? सेल्फ। इम्यून यानी क्या होता है? इम्यून यानी क्या होता है? इम्यूनिटी। इम्यून यानी क्या होता है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी यानी क्या होता है बेटा? इम्यूनिटी कौन बनाता है आपकी बॉडी में? एंटीबॉडी। कौन बनाता है? एंटीबॉडी। अगर किसी कारणवश आपकी बॉडी में खुद के खिलाफ, आपकी बॉडी में खुद की कोशिकाओं के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन रहा है, आपकी बॉडी में खुद की कोशिकाओं के खिलाफ अगर एंटीबॉडी बन रहा है, तो उस डिसऑर्डर को बोला जाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोला जाता है बेटा? आपकी बॉडी में खुद के खिलाफ इम्यूनिटी बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और इस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में क्या होता है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से खुद की कोशिका, खुद की एंटीबॉडी क्या करती है? खुद की एंटीबॉडी क्या करती है? वो डैमेज करती है किसको? डैमेज ग्लोमेरुलर, डैमेज ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलर को डैमेज करती है। इस ग्लोमेरुलर के डैमेज हो जाने के कारण इस ग्लोमेरुलर से क्या फिल्टर हो जाता है बेटा? ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन दोनों फिल्टर हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है? एक देखने को मिलता है बच्चों हीमेचूरिया, और एक देखने को मिलता है प्रोटीन यूरिया। हीमेचूरिया में क्या देखने को मिलता है? तो हीमेचूरिया में डार्क कोका कलर का यूरिन देखने को मिलता है। ये बात हो गई किसकी बेटा? इसकी बात हो गई ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की। एक बार क्विक रिव्यू करते हैं बच्चों, रिव्यू करते हैं नॉर्मल कंडीशन क्या होती है और अबनॉर्मलिटी में क्या देखने को मिलता है। नॉर्मल कंडीशन में नेफ्रॉन जो होता है बेटा, इस नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस में से दो चीज कभी भी फिल्टर नहीं होती है, एक होती है ब्लड सेल और एक होती है प्लाज्मा प्रोटीन। ये कभी भी फिल्टर नहीं होता। लेकिन अगर ग्लोमेरुलस पार्शियली डैमेज हो गई है,
तो उस कंडीशन में क्या होता है, पार्शियली डैमेज होने पर जो प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन वो निकल जाते हैं यूरिन में, उस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीनूरिया, एल्ब्यूमिनूरिया। और प्रोटीनूरिया एल्ब्यूमिनूरिया हुआ तो एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी ब्लड में, उस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपोएल्ब्यूमिनिया। और हाइपोएल्ब्यूमिनिया की वजह से क्या होगा, ये एल्ब्यूमिन इस ब्लड में जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में ब्लड को होल्ड नहीं कर पाएगा, तो वो टिश्यू में जाएगा वो फ्लूइड, उस कंडीशन को बोला जाएगा एडिमा। और वो एडिमा कहलाता है जनरलाइज्ड एडिमा, आपकी पूरी बॉडी में होगा और फर्स्टली कहां पर होगा, पेरी ऑर्बिटल रीजन में सबसे पहले वो एडिमा होगा। फिर बात करते हैं अगर ये ग्लोमेरुलर पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, ये तो पार्शियली डैमेज होने के कारण है, अगर ये ग्लोमेरुलर पूरी तरीके से डैमेज हो जाए सीवियर इन्फ्लेमेशन की वजह से, जो जनरली कैसे होता है ऑटो इम्यून होता है, तो उस कंडीशन में दो चीजें देखने को मिलेगी, प्रोटीनूरिया देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, तो और देखने को मिलेगा बच्चों हीमेचूरिया। प्रोटीनूरिया भी देखने को मिलेगा और हीमेचूरिया भी देखने को मिलेगा। प्रोटीनूरिया के साथ साथ एल्ब्यूमिनूरिया, प्रोटीनूरिया के साथ एल्ब्यूमिनूरिया और एल्ब्यूमिनूरिया की वजह से एडिमा, ये सारी चीजें सब में देखने को मिलेगी। तो दो कंसेप्ट आपको बनाने हैं, दो कंसेप्ट क्या बनाने हैं बेटा, दो कंसेप्ट ये बनाने हैं कि जनरली नेफ्रोटिक सिंड्रोम में पार्शियली डैमेज होती है नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस, जिसकी वजह से केवल प्लाज्मा प्रोटीन आते हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से प्रोटीनूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एल्ब्यूमिनूरिया और एडिमा देखने को मिलता है। क्लासिकल सिम्टम होते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। लेकिन ग्लोमेरुलस जो होती है बेटा, अगर फुल्ली डैमेज हो जाए, उसमें सीवियर इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, उस कंडीशन में देखने को मिलता है कि यूरिन में प्लाज्मा प्रोटीन के साथ साथ ब्लड सेल भी अपीयर होती है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और जनरली क्या होती है बेटा, ऑटो इम्यून होती है। क्या होती है ये, ऑटो इम्यून होती है। ऑटो इम्यून होने के कारण क्या होता है, आपकी खुद की कोशिका में एंटीबॉडी बन जाते हैं आपकी खुद ही बॉडी में, और खुद की बॉडी के एंटीबॉडी किसको डैमेज करने लग जाते हैं, ग्लोमेरुलस को डैमेज करने लग जाते हैं। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अब बात करें, ये जो दोनों डिसऑर्डर है बेटा, ये जो दोनों डिसऑर्डर है आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों डिसऑर्डर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन दोनों डिसऑर्डर जो है बेटा, इन दोनों डिसऑर्डर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, इन दोनों डिसऑर्डर को अपन मैनेज कैसे करते हैं। तो इन दोनों डिसऑर्डर को मैनेज करने के लिए क्या देखते हैं अपन बेटा, दोनों का मैनेजमेंट भी, अगर आपको इनके सिम्टम, इसका कंसेप्ट अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो इनका मैनेजमेंट भी आप अच्छे से समझ जाओगे बच्चों, इनका मैनेजमेंट भी आप अच्छे से समझ जाओगे। अब देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, मैनेजमेंट। क्या देखते हैं बेटा, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो मैनेजमेंट करने का तरीका रहेगा बेटा, जो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, यानी मेडिसिन कौन कौन सी दे सकते हैं, सेम होगा बेटा मैनेजमेंट, मोस्ट प्रोबेबली दोनों का मैनेजमेंट सेम होता है बेटा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो चाहे आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो। जनरली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है वो कैसा होता है, ऑटो इम्यून होता है। क्या होता है बच्चा, ऑटो इम्यून होता है। और ये ऑटो इम्यून कब होता है, जनरली ये एंटीबॉडी खुद के खिलाफ बन जाती है। और खुद के खिलाफ एंटीबॉडी कब बनती है, तो खुद के खिलाफ एंटीबॉडी जनरली बढ़ती है बेटा जब भी आपको कोई इन्फेक्शन हो, जब भी आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो। इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो, आपकी बॉडी में अगर इन्फेक्शन हो रहा हो बैक्टीरिया से, और बैक्टीरिया कौन सा, ग्रुप ए, बैक्टीरिया का नाम याद कर लेना बेटा, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। अगर आपको किसी कारणवश ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस कंडीशन में देखा जाता है कि आपकी बॉडी में खुद के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाते हैं, और वो खुद के खिलाफ एंटीबॉडी आपकी खुद की जो ग्लोमेरुलस है उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसको डैमेज करते हैं बच्चों, को ग्लोमेरुलस को जो डैमेज करते हैं बेटा, इस ग्लोमेरुलस को डैमेज करने से क्या होता है, ये जो यूरिन है उसमें प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स अपीयर हो जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल्स इसमें अपीयर हो जाती है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इसमें क्या याद रखना है बेटा, इसमें याद रखना कि जो ग्लोमेरुलस है वो सीवियरली डैमेज होती है, जिससे इसमें क्या होता है बेटा, प्लाज्मा प्रोटीन और ब्लड सेल दोनों अपीयर हो जाती है। और जनरली ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कब होता है, आफ्टर एनी इन्फेक्शन ऑफ बैक्टीरिया, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अगर आपको किसी कारणवश ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, जो जनरली कब होता है, बेटा, अगर आपको फेरेंजाइटिस हुआ है, क्या हुआ है, फेरेंजाइटिस हुआ है या लेरिंजाइटिस हुआ है,
अगर फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस हुआ है आपको, तो जनरली देखा जाता है कि फेरिंजाइटिस और लेरिंजाइटिस किसकी वजह से होता है, वो होता है ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से। और वो बैक्टीरिया के बाद क्या देखने को मिलता है, आपकी बॉडी खुद की इम्यूनिटी बना लेती है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और उस ग्लोमेरुलस को डैमेज कर देती है, जिस कंडीशन को बोलते हैं बेटा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इज दैट क्लियर बच्चों? तो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के बेटा इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये फ्री क्लासेस चल रही है बच्चों। अगर आपको ये शिवानगी नर्सिंग एकेडमी की क्लासेस अच्छी लगती है, इस क्लासेस में अगर आपको सीखने को मिलता है बेटा, तो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी में ऑनलाइन ऐप पे बेटा क्लासेस अवेलेबल है। तो ऑनलाइन आप कांटेक्ट कर सकते हैं शिवानगी नर्सिंग एकेडमी से, जिससे कि आपको जो स्केड्यूल्ड क्लासेस आपको अवेलेबल हो सके। अगर बात मैनेजमेंट की करूं बेटा, तो इसके मैनेजमेंट 3 प्रकार से किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके रिगार्डिंग बहुत सारे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो मैनेजमेंट है बच्चों, इसका मैनेजमेंट 3 प्रकार से होता है। एक होता है बेटा मेडिकल मैनेजमेंट। क्या होता है बेटा? मेडिकल मैनेजमेंट। क्या क्या दवाई देते हैं, तो इसको जो दवाई देते हैं बेटा, तो दवाई देने की सबसे इंपॉर्टेंट मेडिकेशन जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है? वो होती है स्टीरॉइड। क्या होती है बेटा? स्टीरॉइड होती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस। स्टीरॉइड इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्यों होती है? क्योंकि इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, इसमें इम्यूनिटी ज्यादा काम करती है, और स्टेरॉइड जनरली इम्यूनो सप्रेसिव होती है। स्टेरॉइड जनरली क्या होती है बेटा? इम्यूनो सप्रेसिव होती है बच्चों। स्टेरॉइड क्या होती है बेटा? इम्यूनो सप्रेसिव होती है। इसको स्टार मार्क कर लो। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज स्टीरॉइड ड्रग। फिर बात करें इसके अलावा और क्या होती है, तो इसके अलावा आप दे सकते हो बेटा डायूरेटिक। जनरली इस कंडीशन में आपकी किडनी काम करना कम कर देती है, तो आप यूरिन को आउटपुट को बढ़ाने के लिए क्या देते हो? डायूरेटिक देते हो। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, तो इसके अलावा देते हैं बेटा आपकी बॉडी में किसकी कमी हो रही है? एल्बुमिन की कमी हो रही है, जिससे एडिमा देखने को मिल रहा है, तो आप आईवी एल्बुमिन भी दे सकते हो। फिर बात करें बच्चों इसका मेडिकल मैनेजमेंट होता है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट के बाद अगर डाइटरी मैनेजमेंट की बात करूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डाइटरी मैनेजमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस और नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड, जो अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डाइटरी मैनेजमेंट होते हैं इसके, तो डाइटरी मैनेजमेंट में क्या क्या होता है बेटा, इसकी डाइट में क्या देना है, तो जनरली किडनी आपकी कम कर रही है या काम नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में आप क्या दोगे बेटा? फ्लूइड और सोडियम को क्या कर दोगे? रिस्ट्रिक्ट कर दोगे। फ्लूइड और सोडियम को क्या कर दोगे बेटा? रिस्ट्रिक्टेड। फ्लूइड और सोडियम को क्या कर दोगे? रिस्ट्रिक्टेड कर दोगे, यानी कम दोगे, जिससे कि आप अगर फ्लूइड और सोडियम कम दोगे, तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट कम होगा, और बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा बेटा? एडिमा कम होगा। क्या होगा बच्चों? एडिमा कम होगा। तो एडिमा को कम करने के लिए आप क्या दोगे? सोडियम और फ्लूइड का अमाउंट आपकी बॉडी में कम दोगे। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। तो इसके अलावा और क्या डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इसके अलावा जनरली और क्या देना है बेटा? आपको हाई कैलोरी डाइट देनी है। कैसी डाइट देनी है? हाई कैलोरी डाइट। यानी कि डिसऑर्डर हुआ है, तो इस डिसऑर्डर से आपकी बॉडी रिकवर कर पाए, उसके लिए आपको क्या देना है? हाई कैलोरी डाइट देनी है। राजीव लेस ये जो डायूरेटिक है उसमें फ्रुसेमाइड ड्रग देते हैं, हाई कैलोरी डाइट होती है। फिर बात करें नेक्स्ट हाई कैलोरी डाइट के साथ और क्या देना है, तो इसमें नॉर्मल टू लो प्रोटीन देना है। क्या देना है? नॉर्मल टू लो प्रोटीन देना है। नॉर्मल टू लो प्रोटीन डाइट देनी है। नॉर्मल टू लो प्रोटीन डाइट क्यों देनी है बेटा? अगर आपने हाई प्रोटीन डाइट दी तो ज्यादा प्रोटीन यूरिया होगा, और ज्यादा प्रोटीन यूरिया होगा तो आपकी बॉडी ज्यादा काम करेगी, और आपका किडनी ज्यादा काम करेगा, और प्रोटीन ज्यादा मेटाबोलाइज होगा। अगर प्रोटीन आपकी बॉडी में ज्यादा मेटाबोलाइज होता है, प्रोटीन की जनरली जो प्रोटीन है बेटा ये मेटाबोलाइज होता है तो नाइट्रोजिनस वेस्ट बनाता है। प्रोटीन आपकी बॉडी में अगर मेटाबोलाइज होता है तो नाइट्रोजनस वेस्ट बनाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन। आप नहीं चाहोगे आपकी बॉडी में यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन बढ़े, तो यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन नहीं बढ़ना चाहते हो तो आप क्या दोगे बेटा? नॉर्मल टू लो प्रोटीन डाइट दोगे। नॉर्मल टू लो प्रोटीन डाइट दोगे। तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा डाइट में। कौन सी डाइट देनी है? फ्लूइड और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है डाइट में, हाई कैलोरी डाइट देनी है, और प्रोटीन कैसा देना है? तो नॉर्मल टू लो प्रोटीन देना है बेटा। हाई प्रोटीन डाइट इसके अंदर नहीं देते। जनरली देखा जाता है कि बच्चों के दिमाग में रहता है कि प्रोटीन इसमें प्रोटीन यूरिया हो रहा है तो हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होता बेटा। हाई प्रोटीन डाइट नहीं देंगे। अगर हाई प्रोटीन डाइट देंगे तो आपकी बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ जाएगा। नाइट्रोजिनस वेस्ट कौन कौन सा होता है? यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, वो बढ़ जाएगा, और जनरली आपकी किडनी अभी काम कर नहीं रही है, तो वो कंडीशन अगर बढ़ जाएगी तो आपकी जो डिसऑर्डर है वो ज्यादा फेटल हो सकता है। तो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए नॉर्मल टू लो प्रोटीन दिया जाता है। फिर बात करें डाइटरी मैनेजमेंट के बाद, फिर बात करें नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या है बेटा? अपना पार्ट क्या है? नर्सिंग मैनेजमेंट। अपने को क्या क्या करना है?
अगर कोई पेशेंट आया है जो डायग्नोस हुआ है नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है बेटा, नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करना है, तो आपके नर्सिंग मैनेजमेंट में 3 चीजें आपको पक्के तरीके से याद रखनी है। 3 क्या क्या चीजें, आपको वाइटल साइन मॉनिटर करना है। क्या करना है बच्चों, वाइटल साइन मॉनिटर करना है, और वाइटल साइन एवरी 4 आवरली मॉनिटर करना है, यानी प्रत्येक 4 घंटे में आपको क्या करना है बेटा, पेशेंट का वाइटल साइन मॉनिटर करना है। फिर बात करें इनटेक आउटपुट चार्टिंग, तो इनटेक आउटपुट चार्टिंग प्रत्येक 8 घंटे में आपको इनटेक आउटपुट चार्टिंग याद करनी है बेटा। फिर बात करें उस पेशेंट का वेट मॉनिटर करना है। क्या करना है बच्चों, वेट मॉनिटर करना है कॉन्टिन्यूसली वेट मॉनिटर करना है। और वेट मॉनिटर कैसे करोगे, तो वेट मॉनिटर करोगे बेटा एवरी 12 आवरली। 3 चीजें आप अच्छे से याद कर लीजिए बच्चों, वाइटल साइन एवरी 4 आवरली, इनटेक आउटपुट चार्टिंग एवरी 8 आवरली, और वेट मॉनिटरिंग एवरी 12 आवरली। तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग के मैनेजमेंट में। याद करने का तरीका क्या रहेगा बेटा, 4, 8 और 12। वाइटल साइन कैसे मॉनिटर करना है, एवरी 4 आवरली। इनटेक आउटपुट चार्टिंग कैसे करनी है, एवरी 8 आवरली। वेट मॉनिटर कैसे करना है बेटा, एवरी 12 आवरली। 4, 8 और 12, 4, 8 और 12। वाइटल साइन एवरी 4 आवरली, इनटेक आउटपुट चार्टिंग एवरी 8 आवरली, और वेट मॉनिटरिंग एवरी 12 आवरली। यानी दिन में 2 बार आपको वेट मॉनिटर करना है, दिन में 3 बार आपको इनटेक आउटपुट चार्टिंग करनी है, और दिन में आपको 6 बार आपको वाइटल साइन का मॉनिटरिंग करना है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है नर्सिंग मैनेजमेंट में। 3 चीजें याद रखनी है, वाइटल साइन, इनटेक आउटपुट चार्टिंग और वेट मॉनिटरिंग वाला काम। तो ये होता है बेटा इसका मैनेजमेंट। क्विकली रिव्यू करूँ एक बार बेटा, फिर एमसीक्यू सेशन की तरफ चलेंगे। क्विकली रिवीजन करूं मैं बेटा, तो आज अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था 2 डिसऑर्डर, जिससे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या क्या डिसऑर्डर पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा, अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया था बेटा, जो जनरली जो नेफ्रॉन होते हैं उसके ग्लोमेरुलस में 2 चीजें कभी अपीयर नहीं होती। कौन कौन सी चीज बेटा, ब्लड सेल और प्लाज्मा प्रोटीन। अगर किसी कारणवश ग्लोमेरुलर पार्शियली डैमेज हो गई है तो उस कंडीशन में यूरिन में अपीयर होगा बेटा प्लाज्मा प्रोटीन, और उस कंडीशन में देखने को क्या मिलेगा, प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन हाइपोएल्ब्यूमिनिया और एडिमा। और उस कंडीशन को अपन ने नाम दिया था नेफ्रोटिक सिंड्रोम। क्या नाम दिया था बेटा, ग्लोमेरुलर पार्शियली डैमेज हो रही है तो उस कंडीशन को क्या नाम दिया, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब बात करें नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अलावा क्या देखने को मिलता है, अगर ग्लोमेरुलर फुली डैमेज हो गई है तो उस कंडीशन में प्लाज्मा प्रोटीन भी अपीयर होगा, उसके साथ साथ ब्लड सेल भी अपीयर होगी, यानी प्रोटीन यूरिया, एल्ब्यूमिन हाइपोएल्ब्यूमिनिया, एडिमा, उसके साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, हीमेटूरिया भी देखने को मिलेगा। और जनरली जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है बेटा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आफ्टर एनी इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन किसके इन्फेक्शन के बाद, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के बाद। और कौन सा बैक्टीरिया, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के बाद ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। फिर बात करें इस डिसऑर्डर का आप मैनेजमेंट कैसे करोगे, तो मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें याद रखनी है, मैनेजमेंट में याद रखनी है बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, स्टेरॉइड। डाइट कौन सी देते हैं, तो डाइट में फ्लूइड और सोडियम को रिस्ट्रिक्ट करना है, और नॉर्मल टू लो प्रोटीन आपको डाइट देनी है। और ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, चाहे नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो, चाहे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो, चाहे रेनल फेलियर हो, कोई सा भी रेनल सिस्टम का डिसऑर्डर हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर हो, हर सिस्टम के डिसऑर्डर में जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट है वो सेम रहता है बेटा। वाइटल साइन एवरी 4 आवरली, इनटेक आउटपुट चार्टिंग एवरी 8 आवरली, और वेट मॉनिटरिंग एवरी 12 आवरली। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलो बेटा अब इस सेशन को एमसीक्यू सेशन में कन्वर्ट करते हैं। जो अपन ने पढ़ा है वह क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं, क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं बेटा। क्वेश्चन किस किस प्रकार से आते हैं वो देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से बेटा, क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। ए 18-year-old student is admitted with dark urine, fever, flank pain and diagnosed with acute glomerulonephritis। यानी पेशेंट किससे डायग्नोस हुआ है बेटा, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से डायग्नोस हुआ है। विच वुड मोस्ट लाइकली बी इन दिस स्टूडेंट हेल्थ हिस्ट्री। यानी पेशेंट को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो वो पेशेंट किससे मोस्ट कॉमनली अपीयर होगा, यानी कौन सी कंडीशन उसको हिस्ट्री में देखनी चाहिए। ऑप्शन है बेटा रीनल कैल्कुलाई, बी ऑप्शन है बच्चों रीनल ट्रोमा, सी ऑप्शन है बेटा रिसेंट सोर थ्रोट, डी ऑप्शन है बच्चों फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। जल्दी से आंसर दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का। पेशेंट कह रहा है कि एक 18 साल का लड़का आया है स्टूडेंट जिसको एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आइडेंटिफाई हुआ है, तो हेल्थ हिस्ट्री में क्या देखने को मिलेगा। उसको रिसेंटली रेनल कैल्कुलाई हुआ है। रेनल कैल्कुलाई यानी बेटा क्या होता है, स्टोन इन किडनी, किडनी में कोई स्टोन हुआ है। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है रीनल ट्रोमा,
यानी क्या हुआ है बेटा, कोई इंजरी हुई है कहां पर, किडनी में। थर्ड ऑप्शन बोल रहा है रिसेंट सोर थ्रोट, उसके गले में अभी थोड़े टाइम पहले खराश थी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी उसके घर वालों को पहले कुछ दिन पहले या कुछ सालों पहले क्या था, एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस था। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन कौन दे पा रहा है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं बच्चों एम्स में, एम्स जो नोट सेट होता है बेटा उसमें क्वेश्चन कुछ ही इस प्रकार से आते हैं, वही क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं शिवानगी नर्सिंग एकेडमी में। डायरेक्ट डिटो जो क्वेश्चन होते हैं बेटा वो क्वेश्चन आप गाइडों में पढ़ लोगे, वैसे क्वेश्चन नहीं है बेटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है तो क्या हेल्थ हिस्ट्री में देखने को मिलेगा। अभी मैंने ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जब भी पढ़ाया था बेटा, तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कैसा डिसऑर्डर है, कैसा डिसऑर्डर है बच्चों, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है बेटा। कौन सा डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैसे होता है, तो ये होता है बेटा आफ्टर एनी इन्फेक्शन, आफ्टर एनी इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन भी कौन सा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। और ये ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया जनरली क्या कॉज करता है, तो ये कॉज करता है बेटा फेरिंजाइटिस। याद करो फेरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस यानी क्या होता है, गले का जो फेरिंग्स है वहां पर इन्फ्लामेशन करता है। और फेरिंजाइटिस में जनरली सिम्टम क्या देखने को मिलता है, सोर थ्रोट। क्या देखने को मिलता है, सोर थ्रोट। तो अगर किसी पर्सन में अभी अभी सोर थ्रोट हुआ है, मैंने क्या बताया था, आफ्टर एनी इन्फेक्शन अभी अभी सोर थ्रोट हुआ है, तो उस कंडीशन में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा। और फेरेंजाइटिस देखने को मिलेगा तो फेरेंजाइटिस किससे हुआ होगा, ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस से हुआ होगा। और अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलेगा, उसकी खुद की बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी और एंटीबॉडी क्या करेगी, ग्लोमेरुलर को डैमेज करेगी। किसको डैमेज करेगी, ग्लोमेरुलर को डैमेज करेगी। और ग्लोमेरुलर को डैमेज करेगी तो सिम्टम देखने को मिलेंगे और पेशेंट को क्या हो जाएगा बेटा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों, राइट आंसर क्या जाएगा बेटा, रिसेंट सोर थ्रोट। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा जो आपको आते हुए भी गलत होते हैं, आपके ये क्वेश्चन आते हैं और जनरली आपको आते हुए भी गलत होते हैं। होता क्या है बेटा, आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है कि फेरेंजाइटिस के बाद ये डिसऑर्डर होता है, लेकिन आपको ये जो दिमाग लगाने की तरीका है कि रिसेंट सोर थ्रोट हुआ है यानी फेरेंजाइटिस हुआ होगा, फेरेंजाइटिस हुआ यानी ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से हुआ होगा, और जनरली क्या कॉज कर रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कॉज कर रहा है। इज इट क्लियर बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, आंसर आगे बेटा। अब इस क्वेश्चन को जब भी ये क्वेश्चन दिखेगा आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करोगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से समझा है, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। हाँ जी बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इंक्लूड ए चिल्स एंड फ्लैंक पेन, बी ओलिगुरिया एंड जनरलाइज्ड एडिमा, सी हिमेचूरिया एंड प्रोटीनूरिया, डी डिसयूरिया एंड हाइपोटेंशन। जल्दी से बताइए बेटा इस क्वेश्चन का आंसर। ये इजी सा क्वेश्चन है जो अगर आपने अभी नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए बच्चों। और वो सी बच्चों के आंसर आ रहे हैं उन बच्चों ने अभी थ्योरी की क्लास अच्छे से पढ़ी है। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहा है तो आपने वो थ्योरी की क्लास आगे से नहीं पढ़ी है, आगे से थ्योरी की क्लास पढ़ोगे जो अभी अपन ने ली है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाओगे बेटा। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में ग्लोमेरुलर फुल्ली डैमेज हो जाती है तो दो सिम्टम देखने को मिलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन अपीयर होता है यूरिन में तो उसको बोला था अपन ने प्रोटीन यूरिया। क्या बोला था, प्रोटीन यूरिया। और अगर ब्लड में ब्लड सेल अपीयर है तो उसको बोला था अपन ने हिमेचूरिया। क्या बोला था, हिमेचूरिया। ये दोनों सिम्टम कहाँ मेल हो रहे हैं बेटा, कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ए में देखने को मिल रहे हैं, जी नहीं, बी में देखने को मिल रहे हैं, जी नहीं, सी में देखने को मिल रहे हैं, हाँ बिल्कुल सी में बिल्कुल देखने को मिल रहा है बेटा, डी में भी ये देखने को नहीं मिल रहा था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा हिमेचूरिया एंड प्रोटीन यूरिया। और ये आंसर हो जाएगा बच्चों सी। जिसका भी आंसर सही हुआ है बेटा उसको बधाई, और जिसका सही नहीं हुआ है वो चीजों को अच्छे से समझिए। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में कुछ इस प्रकार से बेटा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड विथ एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है जो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, यानी अभी अभी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है उसको, तो आप क्या करोगे उस पेशेंट का, क्या करोगे, एक्सेप्ट, यानी याद करना बेटा, एक्सेप्ट पूछ रहा है, क्या नहीं करोगे। ऑप्शन ए है रिकॉर्डिंग वाइटल साइन एवरी 4 आवरली, बी ऑप्शन है बेटा रिकॉर्डिंग द वेट ऑफ द पेशेंट ट्वाइस ए वीक, थर्ड ऑप्शन बेटा रिकॉर्डिंग द फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट 8 आवरली,
लास्ट ऑप्शन है बेटा रिकॉर्डिंग बीपी एवरी 4 आवरली। जल्दी से क्वेश्चन को अच्छे से देख के पढ़ के फिर जवाब देना है आपको, देख के पढ़ के फिर जवाब देना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। जवाब दीजिए बेटा, वेरी गुड बेटा। तो बात करी थी अपन ने जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है बेटा, उस ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या पढ़ा अपन ने, नर्सिंग मैनेजमेंट में पढ़ा बेटा कि वाइटल साइन कैसे मॉनिटर करने हैं। वाइटल साइन मॉनिटर करने बेटा एवरी 4 आवरली, और इनटेक आउटपुट चार्टिंग करनी है आपको एवरी 8 आवरली, और वेट मॉनिटरिंग करनी है बच्चों एवरी 12 आवरली। एवरी 12 आवरली का मतलब क्या है, ट्वाइस इन ए डे, याद करना ट्वाइस इन ए डे, ट्वाइस इन ए डे करनी है आपको। तो ऑप्शन में बेटा ए ऑप्शन है रिकॉर्डिंग वाइटल साइन एवरी 4 आवरली, तो बिल्कुल सही है बेटा, वाइटल साइन आपको 4 आवरली चेक करना है। रिकॉर्डिंग द वेट ऑफ द पेशेंट ट्वाइस ए वीक, बिल्कुल नहीं, ट्वाइस ए वीक नहीं करना बच्चों, आपको कैसे करना है, ट्वाइस ए डे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा बेटा, आपको गलत ही पूछा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रिकॉर्डिंग द वेट ऑफ द पेशेंट ट्वाइस ए वीक। रिकॉर्डिंग फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट एवरी 8 आवरली, तो ये भी सही है एक प्रकार से। रिकॉर्डिंग बीपी एवरी 4 आवरली, बीपी भी क्या है बच्चों, वाइटल साइन है, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, रिकॉर्डिंग द वेट ऑफ द पेशेंट ट्वाइस ए वीक। क्वेश्चन को अगर आप पूरा अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ट्वाइस ए वीक लिखा है बेटा, अगर ट्वाइस इन ए डे होता तो ये आंसर गलत नहीं होता, और ये आंसर आपका ये स्टेटमेंट गलत नहीं होता, और ये आंसर आपका सही नहीं होता। यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ट्वाइस ए वीक नहीं करना है, कैसे करना है, ट्वाइस इन ए डे करना है। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आया बेटा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, which diet is given to a patient with nephrotic syndrome, nephritic syndrome, यानी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को कौन सी डाइट देंगे, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन सप्लीमेंट विथ कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, प्रोटीन सप्लीमेंट सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप दिमाग से अच्छे से दे पा रहे हो तो आपको आने वाले भविष्य के नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता बेटा, एक्सेप्ट पढ़ा ही नहीं ओम सिंह। बच्चों यही सबसे बड़ी गलती है, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट, ये दोनों वर्ड जो है ये अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, आपका यहाँ एमसीक्यू कराने का मेन मोटो है बेटा कि आप जो छोटी छोटी मिस्टेक्स करते हो वो छोटी छोटी मिस्टेक आप नहीं करो। इस क्वेश्चन का आंसर कौन दे पा रहा है, अगर इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा तो भविष्य में आने वाले नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है बेटा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इन दिए गए ऑप्शन में से किसमें नेफ्रेटिक सिंड्रोम में जो डाइट दी जाती है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करना है, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देनी है, प्रोटीन सप्लीमेंट विद कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना है, प्रोटीन सप्लीमेंट एंड सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन करना है। आंसर कोई दे पा रहा है, क्वेश्चन को सोल्व कर दे बेटा, कौन सी डाइट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट में दी जाएगी। तो पहले ऑप्शन में देख रहा है बेटा फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन। फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन तो देते हैं, हाई कैलोरी देते हैं, लेकिन हाई प्रोटीन डाइट नहीं देते हैं। मैंने बताया था प्रोटीन जैसे ही हाई होगा बच्चों, प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म होगा उससे प्रोटीन नाइट्रोजनस वेस्ट बनेगा, और नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सा होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट कौन कौन सा होगा बेटा, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, वो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं क्या, जी नहीं, प्रोटीन सप्लीमेंट तो नहीं देते। कैलोरी रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्या, नहीं, कैलोरी तो कौन सी देते हैं, हाई कैलोरी देते हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका हो गया गलत। अगली तरफ चलो बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। अब बच्चों के जवाब बदल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा, प्रोटीन सप्लीमेंट सोडियम एंड फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन। क्या प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, जी नहीं। प्रोटीन तो कैसे देना चाहिए, प्रोटीन कैसे देना चाहिए बेटा, नॉर्मल टू लो प्रोटीन देना चाहिए। सोडियम रिस्ट्रिक्ट करते हैं क्या, जी हाँ। फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जी हाँ, ये सही है, लेकिन आगे वाला गलत हो गया, तो ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया बेटा, ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलो बेटा, नेक्स्ट ऑप्शन बोल रहा है फ्लूइड एंड सोडियम रिस्ट्रिक्शन। हाँ जी, फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करते हैं, सोडियम भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एंड पोटेशियम भी, बहुत बार पोटेशियम भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर के पेशेंट में, किडनी के डिसऑर्डर में जनरली पोटेशियम का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है, तो पोटेशियम भी जनरली रिस्ट्रिक्ट ही करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा बच्चों, फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन, यानी आंसर डी इज द राइट आंसर। किस किस का सही आंसर हुआ बच्चों, ये जिसका आंसर ये सही हुआ उसको बहुत बहुत बधाई, जिसका आंसर सही नहीं हुआ बेटा वो सीख के जाए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे, फ्लूइड एंड सोडियम एंड पोटेशियम
रिस्ट्रिक्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बधाई बच्चों, जिसका सही हुआ, जिसका सही नहीं हुआ वो यहाँ से सीख के जाएगा, जिससे कि एग्जाम में उस क्वेश्चन को सही कर पाए। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप आसानी से दे पाओगे, इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे पाओगे। एक झटके में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो, थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से दे पाओगे। The nurse will anticipate that which drug mainly prescribed for patient with nephrotic syndrome? A diuretic, B steroid, C albumin और D antibiotic। याद रखना यहाँ पर बोल रहा है मेनली, मेनली का मतलब ही आपको समझना है ड्रग ऑफ चॉइस, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले क्या देनी है। तो बात करें बेटा नेफ्रोटिक सिंड्रोम की, तो कौन सी ड्रग देंगे, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे बेटा, डायूरेटिक देते हैं क्या, हाँ डायूरेटिक देते हैं, स्टेरॉइड भी देते हैं, एल्बुमिन भी देते हैं, एंटीबायोटिक भी बहुत बार देते हैं क्योंकि इन्फेक्शन की कंडीशन हो जाती है। लेकिन कौन सी मेनली देते हैं वो पूछ रहा है बेटा, कौन सी मेनली देते हैं। तो मैंने बताया था कि ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है बेटा स्टेरॉइड। कौन सी होती है, स्टेरॉइड। तो राइट आंसर क्या होगा, स्टेरॉइड यानी बी। ये बहुत सारे बच्चों का या लगभग सब बच्चों का आंसर ये सही हुआ है, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अगर आपने ये थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सही नहीं कर पाओगे या कंफ्यूजन होगा। लेकिन अपन ने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो इस क्वेश्चन का आंसर अपन अच्छे से दे पाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, विच आर क्लासिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी दिए गए ऑप्शन में से क्लासिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का। यानी क्या पूछ रहा है बेटा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लासिकल मैनिफेस्टेशन पूछ रहा है। अच्छे से देख के आंसर देना है। ए ऑप्शन है प्रोटीनूरिया, कोका कलर यूरिन। बी ऑप्शन है प्रोटीनूरिया, कोका कलर यूरिन एंड एडिमा। सी ऑप्शन है प्रोटीनूरिया, एडिमा एंड हाइपरलिपिडेमिया। डी ऑप्शन है बेटा प्रोटीनूरिया, एडिमा एंड हाइपोएल्बिनेमिया। आंसर दीजिए बच्चों। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का पूछ रहा है, यानी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर ग्लोमेरुलर पार्शियली डैमेज हुई है, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर निकल रहा है केवल, तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। आंसर अच्छे से पढ़ के देना है बेटा, आंसर अच्छे से पढ़ के देना है। और जिसने थ्योरी पढ़ी है लिख के देता हूं वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही ही देगा। जिसने थ्योरी पढ़ी है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा, लेकिन जिसने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही देने के चांसेस कम हो जाते हैं। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या सिम्टम देखने को मिलता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलता है बेटा प्रोटीन बाहर निकलता है यूरिन में, उसको बोला अपन ने प्रोटीन यूरिया। क्या बोला, प्रोटीन यूरिया। इसके अलावा क्या देखने को मिलता है, तो इसके अलावा देखने को मिलता है एल्ब्यूमिन यूरिया। क्या देखने को मिलता है बेटा, एल्ब्यूमिन यूरिया। और एल्ब्यूमिन बाहर निकलता है तो उसकी वजह से क्या होता है, एडिमा होता है। और एल्ब्यूमिन बाहर निकलता है, ब्लड में कम होता है, तो उस कंडीशन को बोला था अपन ने हाइपोएल्ब्यूमिनेमिया। क्या बोला था बेटा, हाइपोएल्ब्यूनेमिया। ये सिम्टम किसमें देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या देखने को मिलता है, तो दो चीजें देखने को मिलती है, प्रोटीन यूरिया देखने को मिलता है, इसके अलावा क्या देखने को मिलता है बेटा, हीमेचूरिया। क्या देखने को मिलता है, हीमेचूरिया। हीमेचूरिया में मैंने बताया था जैसे ही आरबीसी ब्लड में, ब्लड जो है बेटा यूरिन में आएगा तो यूरिन कैसा हो जाएगा, डार्क कोका कलर का, डार्क कोका कलर का। तो डार्क कोका कलर का यूरिन जनरली किसमें देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में। किसमें नहीं देखने को मिलता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये सिम्टम देखने को नहीं मिलता। तो पहला ऑप्शन कह रहा प्रोटीन यूरिया, कोका कलर का यूरिन। कोका कलर यूरिन तो नहीं देखने को मिलता है, वो तो कहाँ देखने को मिलता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटीन यूरिया, कोका कलर यूरिन, एडिमा। प्रोटीन यूरिया और एडिमा तो देखने को मिलता है लेकिन कोका कलर यूरिन नहीं देखने को मिलता, तो ये आंसर भी गलत हो गया। फिर बात करें नेक्स्ट ऑप्शन है बेटा प्रोटीन यूरिया, एडिमा और हाइपरलिपिडेमिया। हाइपरलिपिडेमिया भी देखने को मिलता है जनरली क्वेश्चन में, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, उसमें देखने को मिलेगा प्रोटीन यूरिया, एडिमा और हाइपोएल्बिनेमिया। ये तीनों सिम्टम आपके क्लासिकल सिम्टम आपके मैच कर गए बेटा। प्रोटीन यूरिया भी यहाँ पर है, एडिमा भी यहाँ पर है बेटा, और हाइपोएल्बिनेमिया भी यहाँ पर है। तो ये तीनों क्लासिकल सिम्टम यहाँ पर मैच कर गए, और ये तीनों क्लासिकल सिम्टम होते हैं किसके बच्चों, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। तो दिस इज ऑल अबाउट दैट क्वेश्चन। अपन ने डिस्कस किया बच्चों आज दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके रिगार्डिंग हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं बेटा। अगर आपने 1 घंटा इस क्लास में अच्छे से दिया है तो दो सिंड्रोम, दो डिसऑर्डर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को आपने अच्छे से समझा होगा। उसकी थ्योरी क्या होती है, उसका बेसिक क्या होता है, वो डिसऑर्डर कैसे होते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे होता है, और उसके रिगार्डिंग एमसीक्यू क्या क्या पूछे जाते हैं। तो शिवानगी नर्सिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में बेटा आपको जो ये सीएचओ और नॉर्सेट की स्पेशल फ्री क्लासेस जो चल रही है बच्चों, इन फ्री क्लासेस को आप अच्छे से एंजॉय कीजिए। ये सारी की सारी फ्री क्लासेस का मतलब ये है बेटा कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको थ्योरी प्लस एमसीक्यू सेशन के साथ लाया जा रहा है। केवल एमसीक्यू नहीं है, आपको रटाया नहीं जा रहा बेटा,
आपको पहले उसके बारे में समझाया जाएगा, आप नोट्स बनाओ अच्छे से, फिर उसके बाद उसका एमसीक्यू सेशन करो बच्चों। तो अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो, आप चाहते हो कि आप आने वाले भविष्य के नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेलेक्ट हो बेटा, तो अच्छे से पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है बेटा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, मेहनत अच्छे से करनी है बेटा। जो मुश्किलों से भाग जाते हैं बेटा, जो मुश्किलों से भाग जाते हैं वो असली जो एग्जाम है वहां पर अच्छे से परफॉर्म कभी भी जिंदगी में नहीं कर पाते बेटा। जो छोटी छोटी मुश्किल से आपके सामने आ रही है, उन मुश्किलों को आप सामना कीजिए, उसको धीरे धीरे पार करिए, छोटी छोटी चीजों को समझिए। अगर छोटी छोटी चीजें आप समझते जाओगे तो आप एग्जाम में आते टाइम, जब भी एग्जाम आएगा तब आप सारी चीजों को समझ पाओगे और एग्जाम में आप अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, हाँ जी बेटा, शिवराज सर का जो ये बोलना है छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, वो सबसे परफेक्ट चीज है। अगर आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि छोटी छोटी बातों से ही, छोटे छोटे टॉपिक से, छोटे छोटे सिस्टम वाइज ही आपका सिलेक्शन होगा। एक दिन आप सोचो कि एग्जाम की डेट आएगी और मैं एक दिन में पढ़ लूंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नेक्स्ट सेशन के साथ। इस सेशन में अगर आपको सीखने को मिला है तो शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, जिससे कि आपको क्लासेस का एक्सेस सबसे पहले मिले और आपके जो जानकार हैं, आपके जो कलीग्स हैं, आपके मिलने वाले हैं जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और ये लिंक जरूर शेयर करें, जिससे कि उनको भी सीखने को मिले। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन के साथ। शुभ रात्रि।